हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुन के आप एकदम मस्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लास्ट सेक्शन कर रहे हैं पीजीबीपी का। लास्ट प्रोविजन बताने जा रहे हैं आपको पीजीबीपी का। इसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वगैरह आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। प्रोविजन ये आखिरी है, सेक्शन 145A, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ रखा है, AS2। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 जो होता है वो जो वैल्यूएशन का तरीका बताता है वो डिफरेंट है, राइट, जो आपको इनकम टैक्स में करना है। अब आइए, इनकम टैक्स सेक्शन 145A क्या कहता है। सेक्शन 145A ये कहता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आप कहेंगे सर यही तो हमने AS2 में भी पढ़ा है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन ध्यान से सुनिए, सेक्शन 145A यहां पे रुकता नहीं है, बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर एज पर ICDS। ये क्या है अब ICDS? इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। जिस तरीके से अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, वैसे ही इनकम टैक्स में भी ICDS होता है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो सर आज तक तो अभी तक तो हमने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं, कुछ आपने बताया भी नहीं। नहीं, आपको एक्चुअल में पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारी जगह पे आप ICDS भी पढ़ ले रहे हो, बट आपको वो बात पता ही नहीं चल रही है। पता है, आपने बेड डेप्ट पढ़ा था मुझसे, ठीक है, कि बेड डेप्ट कब अलाउ होता है। पता है वो उसमें जितनी बात आपने पढ़ी थी वो सारे के सारे उस प्रोविजन में नहीं थे, कुछ बातें ICDS में थी। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि जब आप हमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी जगह पे एक्ट से बात उठ रही है, बहुत सारी जगह पे रूल से बात उठ रही है, और सर कुछ जगह पे ऐसा भी हो रहा है क्या कि आप वहां पे ICDS भी बता रहे हैं। हाँ, बेड डेप्ट के बाद आपने दो केस लॉ भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, PK कैमाल एंड वीरभद्र राव। मैंने कहा था नाम याद मत कीजिए, तो हो सकता है आपको नाम याद ना हो, लेकिन उन दोनों केस लॉज में कुछ ना कुछ आपने पढ़ा बेड डेप्ट की ट्रीटमेंट के बारे में। एक में पढ़ा था कि बेड डेप्ट की रिकवरी हो रही है सक्सेसर को, और एक हो रहा था कि सेल किसी और ने की थी, सेल प्रेडिसेसर ने की थी और सक्सेसर बेड डेप्ट चार्ज करना चाहता है, तो क्या कर सकता है कि नहीं। तो इस तरीके के केस लॉज वहां डिसाइड हुए थे, तो वो भी आपने पढ़ा। तो what you are exactly doing is कि every time when you are learning a provision, it may not be entirely a provision from income tax act। वो बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके भी आप पढ़ रहे हैं। जैसे डेप्रिसिएशन का जो आपने रेट पढ़ा था वो इनकम टैक्स एक्ट में थोड़ी ना है, वो तो इनकम टैक्स रूल्स में है। वहां से आपने रेट पढ़ा कि भाई इसका इतना रेट है, इसका इतना रेट है। So this is how you are preparing income tax. Now let me repeat what is the section 145A। ये कहता है cost NRV whichever is lower पे आपको वैल्यू करना है as per ICDS। आइए समझाता हूं आपको। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखिए मेरे पास इन्वेंट्री क्या है, मेरे पास है टेबल। टेबल में मेरे पास है ABC, फिर मेरे पास इसके बाद है चेयर। चेयर में भी मेरे पास है XYZ चेयर। फिर मेरे पास है सोफ़ा, मेरी फर्नीचर की शॉप है, इसमें है U और V। ठीक है, अब मैं सबका कॉस्ट बताऊंगा और सबकी आपको NRV भी बताऊंगा। कॉस्ट, अब ये लैक्स में क्रोर्स में जो लेना है ले लीजिए। NRV अब ले लेते हैं इसकी, कुछ भी हम रख रहे हैं, 96 है, इसमें 90 है, इसमें 98 है, चेयर 50, 40, 30, सोफ़ा,
ठीक है। अब कॉस्ट एनआरवी का लोअर लीजिए, कॉस्ट एनआरवी का लोअर, तो इसमें लोअर हो गया 96, इसमें लोअर हो गया 80, इसमें लोअर हो गया 90, इसमें 50, 40, 21, 70, 65। ठीक है, जय जोड़ लगाइए कॉस्ट एनआरवी की लोअर की। $512, ये हमने इंडिविजुअल कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर लिया है, आइटम बाय आइटम बेसिस। ठीक है, अच्छा अगर हम कॉस्ट की टोटल कर लें और एनआरवी की टोटल कर लें तो कितना आ रहा है, देखिए 100, 80, 90, 50, 40, 30, 70, 80, 540 आ रही है कॉस्ट। एनआरवी कितनी आ रही है, 96, 90, 98, 60, 42, 21, 90 और 65, यह आ रहा है 562। अगर हम टोटल करके कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर लेंगे तो 540 लोअर हो जाएगा। एक एक आइटम का कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर ले रहे हैं तो 512 आ रहा है, ध्यान दीजिए। अच्छा अगर हम कैटेगरी वाइज टेबल का कॉस्ट टेबल की एनआरवी ले लें, ऐसे कर लें और उसमें से लोअर निकालने की कोशिश करें, 100 प्लस 80 प्लस 90, ये हो गया 270। सब कैटेगरी का हम रेड पेन से कर दे रहे हैं टोटल। नाइन्टी सिक्स, 90, 98, 284, तो इसमें 270 लोअर हो जाएगा अगर हम ऐसे अलग अलग करें तो, है कि नहीं? चलिए एक बार, हाँ 50, 40, 90, 30, 120, 3, 6, 4, 10, 12, ये टोटल थोड़ा नीचे करते हैं, 540, 562, 512, डेढ़ सौ, 155। आप समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? नहीं ये नहीं करना था। आइए मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया। कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर भी लेने के 3 तरीके हो सकते हैं, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। पहला हो गया आइटम बाय आइटम बेसिस, आइटम बाय आइटम बेसिस। इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके सबका इन कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। देखो तो ये जो आपने किया था ना, ये वाला कॉलम देखिए, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, एक एक आइटम का आपने लिया था और फिर टोटल किया तो 512 आया। ये 512 रुपए कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर आइटम बाय आइटम बेसिस है। दूसरा हो सकता है ग्लोबल बेसिस। ग्लोबल बेसिस किसको कहते हैं, जब आप टोटल कर देते हैं सारे आइटम के कॉस्ट की और सारे आइटम के एनआरवी की। जो ये वाला आया है ये ग्लोबल बेसिस है, ये ग्लोबल बेसिस है, ये वाला ग्लोबल बेसिस है। ठीक है, हम यहां पे भी हाईलाइट कर दे रहे हैं ग्लोबल बेसिस को येलो, तो आप समझ जाएंगे। कॉस्ट 540 और एनआरवी 562, तो अब इन दोनों में लोअर क्या है 540, तो 540 रुपया ले लेंगे ग्लोबल बेसिस पे। अब आप समझ पाए कि कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर बस कह देने से काम नहीं चलेगा। अरे भाई कैसे कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर करना है, एक एक आइटम का देखना है, टोटल से देखना है, या तीसरा हो गया कैटेगरी वाइज। अब कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर क्या है, आइए समझते हैं। एक एक कैटेगरी की टेबल की कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर में से कितना आएगा,
अब यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज कर देते हैं, कैटेगरी। कॉस्ट एंड एनआरवी विच लोअर 270, इसमें लोअर 120 और इसमें लोअर 150। टोटल होगा 0, 7 2 9 9 5 14, हाथ में गया 1, 540। 540 कैटेगरी वाइज भी 540 आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं था ये 540 आए। रुक जाइए, मैं एक काम करता हूँ, इसको बदल ही देता हूँ। चलिए ठीक है, वो चांस की बात है कि 540 आ गया, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी 540। अब आपको बात समझ में आई कि तीन तरीके हो सकते हैं कॉस्ट एंड एनआरवी विच इज लोअर के। आइटम बाय आइटम बेसिस हो सकता है, एक एक आइटम का लीजिए, कैटेगरी वाइज ले लीजिए, ग्लोबल ले लीजिए, पूरे का टोटल ले लीजिए। तो अब ये जो इनकम टैक्स है वो किसको अलाउ करता है? वो 540 करता है। ये है इनकम टैक्स, ये वाला अलाउड है इनकम टैक्स में, ये है इनकम टैक्स। और AS2 में क्या होता है मालूम है? आइटम बाय आइटम बेसिस। कॉस्ट एंड एनआरवी विच इज लोअर तो वहां भी होता है, वहां पे AS2 होता है, और ग्लोबल बेसिस कहीं नहीं चलता है। क्या अब जाके आपको क्लैरिटी आई अच्छे से? देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो सिर्फ यहाँ की बात कर लेता, लेकिन अगर आपको मैं रेफरेंस नहीं देता कि AS2 में क्या होता है, तो इससे कोरिलेशन जब बनता है ना, तो बहुत मजा आता है पढ़ाई में। कोई भी एक चीज आइसोलेटेड मजा थोड़ी ना आता है, जब कोरिलेट कर दो तो कॉन्सेप्ट और की क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, आप समझ में आया कि AS2 क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ एनआरवी। यहां समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ एनआरवी का मतलब क्या है। हालांकि एक तरीका और भी हो सकता है जिसका कोई मतलब नहीं है, ना तो अकाउंटिंग में ना तो इनकम टैक्स में, विच इज ग्लोबल मैथड। अंडरस्टूड? आइए अब पढ़ लेते हैं इसको। Method of valuation of stock. The valuation in inventory shall be made at the lower of actual cost or NRV, that is cost of NRV. आपको मतलब तो मालूम है ना कॉस्ट और एनआरवी का? कॉस्ट का मतलब जितने में आपने इन्वेंट्री खरीदी, ठीक है। एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको बेच के कितना आ जाएगा, ठीक है। हमने इन्वेंट्री खरीदी 100 रुपए की, बेच के कितना आ जाएगा? 96 रुपया, ठीक है। क्या ये माल बिक चुका है? नहीं, अरे ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक किस दिन होता है? 31 मार्च का, ठीक है। 31 मार्च को मेरे पास आइटम ए बचा है जिसको मैंने खरीदा था 100 रुपए में, लेकिन अगर हम बेचेंगे अब इसको तो रियलाइज कितना होगा? 96 रुपया ही। अब हम अगर इसको बेचेंगे तो रियलाइज कितना होगा? 96 होगी। ये होता है एनआरवी का मतलब, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। कितने में बिक जाएगा उसकी एस्टिमेटेड प्राइस माइनस जितना बेचने में खर्चा लगेगा। हो सकता है ये बिकेगा 102 रुपये का, तो खर्चा कितना लगेगा? 6 रुपया। तो 102 माइनस 6 करके हमने निकाल दिया 96 रुपया एनआरवी है इसकी। लिख देते हैं एनआरवी क्या होता है। एनआरवी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। सेल करने में कितना खर्चा लगेगा? अगर सेल करने में कोई खर्चा लगेगा ही नहीं, हम माल बेचेंगे, कस्टमर आके दुकान से लेके जाता है मेरे, तो कोई कॉस्ट नहीं है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। ओनली जो सेलिंग प्राइस होगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, वही एनआरवी बन जाएगी। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी शैल बी मेड एट द लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एनआरवी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद आईसीडीएस। आईसीडीएस के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी का लोअर लेना है। और आईसीडीएस क्या बोलता है? आईसीडीएस बोलता है कैटेगरी वाइज करना है। और यही बात मैंने यहां पे लिख दी है। द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी मेड कैटेगरी वाइज। ये आईसीडीएस बताता है, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। मैं हर जगह रेफर नहीं करता कौन सी चीज क्या बता रहा है, बस यू नीड टू नो द फाइनल लॉ क्या है ये जान लीजिए बस। The valuation of purchase and sale of goods or services and of inventory shall be adjusted to include the amount of any tax, duty, cess, fee by whatever name called, actually paid or incurred by the SSC to bring the goods or service to the place of its location and condition as on the date of valuation. Such tax or duty etc. shall include all payment notwithstanding any right arising as a consequences to such payment. Cost का मतलब क्या होता है?
कि 10 रुपए का स्टॉक है, उसको लाने में अगर 2 रुपए का खर्चा लगा है, कैरियज इनवर्ड है, तो वो जुड़ता है, आपको मालूम नहीं होगा। ठीक है, अब टैक्सेस की बात करते हैं, क्या टैक्सेस इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ेगा कि नहीं? तो टैक्सेस अगर रिकवरेबल टैक्स है तो नहीं जुड़ेगा। कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या होता है? परचेज कॉस्ट प्लस कैरियज इनवर्ड प्लस टैक्सेस इफ नॉट रिकवरेबल। देखिए ये सब इनकम टैक्स की चीज़ नहीं है, अब सच पूछिए तो ये सब तो अकाउंटिंग की चीज़ है, ये सब थोड़ी ना पढ़ाया जाता है इनकम टैक्स में। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ये होता है। ठीक है, कितने में खरीदे, कैरियज इनवर्ड क्या लगा, और परचेज टैक्सेस इफ नॉट रिकवरेबल। रिकवरेबल टैक्स किसे कहते हैं? रिकवरेबल टैक्स अगर रिकवरेबल टैक्स किसे कहते हैं हम ये बता दें। रिकवरेबल टैक्स कहते हैं अगर टैक्स ऑन इनपुट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन आउटपुट। तो भाई अगर ये बात हमें समझ में आ गई कि रिकवरेबल टैक्स क्या है, तो नॉट रिकवरेबल भी आप बता देंगे कि नहीं? बता देंगे। नॉट रिकवरेबल का मतलब क्या हो गया? टैक्स ऑन इनपुट कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन आउटपुट। टैक्स ऑन इनपुट कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन आउटपुट। तो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज इन रिकवरेबल टैक्स, तो जीएसटी ऐड नहीं होगा। ठीक है, जीएसटी इज इन रिकवरेबल टैक्स। एग्जाम्पल जीएसटी हो गया रिकवरेबल टैक्स का। जैसे जीएसटी में क्या होता है, जैसे आप परचेज करते हैं, मान लीजिए 100 रुपया प्लस इस पे 18% मान लीजिए जीएसटी लगा है। ठीक है, 18 रुपया, तो आपने खरीदा 118 रुपये का। अब इस माल को मान लीजिए आप बेच देते हैं, कितने का? 150 रुपये का। तो इस पर फिर जीएसटी लगाएंगे 18%, कितना हो जाएगा? 27 रुपया, 177 रुपया। तो सरकार को आप 27 रुपया पे नहीं करते हैं। अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट कितना होता है? आप जीएसटी कलेक्ट तो किए 27 रुपीज़, बट पेड टू गवर्नमेंट कितना होगा? जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट ये होगा 27 माइनस 18। देखिए ये जो परचेज वाला टैक्स था ये एडजस्ट हो गया, परचेज वाला टैक्स एडजस्ट हो गया और आपको 9 ही रुपये गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। तो इस टैक्स को हम कहते हैं रिकवरेबल टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी में भी देखिए ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ चीज़ों की जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलती है। जैसे आपने कार खरीदा और उस पर जो जीएसटी लगेगा वो आप अपने मतलब कार खरीदे हो बेचने के लिए नहीं, बेचने के लिए खरीदे हो तब तो मिलता है। जैसे हमने कार खरीदा अपने बिजनेस में, उस पर जीएसटी पे किए, तो अब मेरी जो स्टूडेंट की फीस आ रही है उस पर हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, तो कार का क्रेडिट नहीं ले पाते हैं। ऐसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती है। जो जीएसटी अभी नहीं पढ़ा है वो कम समझ पाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब जीएसटी नहीं पढ़ाना है आपको। तो अगर टैक्स एडजस्ट नहीं होता है, बस ऐसे समझ लीजिए, अगर परचेज का टैक्स एडजस्ट नहीं होगा सेल के टैक्स से, परचेज का टैक्स अगर एडजस्ट नहीं होगा तो वो टैक्स खर्चा है। अब ये इसलिए उसको जोड़ देते इफ नॉट रिकवरेबल। लेकिन अगर रिकवरेबल है तो ये खर्चा थोड़ी ना है, ये तो रिकवर हो गया ना। ये 18 रुपये आपने परचेज पे किया, तो सेल पे जब आप टैक्स कलेक्ट किए थे तो रिकवर कर लिए ना, एडजस्ट कर लिए इसका 18 रुपये को। तो फिर ये खर्चा कहाँ हुआ? ये 18 रुपया तो आपको घटाने को मिल गया ना। 27 रुपये कलेक्ट कर रहे हो जीएसटी के नाम पे और सरकार को सिर्फ 9 ही रुपया दे रहे हो, तो ये 18 रुपये जो पे किए थे खरीदते समय उसकी रिकवरी हो गई ना, ये तो हो गई ना। सेल करते ही 27 रुपये जीएसटी कलेक्ट किए तो 18 रुपये की अपनी रिकवरी कर लिए और 9 रुपया पे कर दिए सरकार को। तो इसलिए जब परचेज का कॉस्ट कहा जाता है तो उसे 100 ही रुपये कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये रिकवर हो गया। अगर ये एक ऐसा टैक्स होता 18 रुपये जो रिकवर नहीं हो पाता, तो भाई 118 रुपये कॉस्ट होती है हमारी, तो हम ये 18 रुपये भी जोड़ते। इफ नॉट रिकवरेबल देन जोड़ेंगे। द इन्वेंट्री बीइंग सिक्योरिटीज नॉट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज, अच्छा सिक्योरिटीज भी क्या इन्वेंट्री हो सकती है? शेयर्स वगैरह आप खरीदो इन्वेंट्री हो सकती है। बार बार पढ़ाया है कि जब आप शेयर खरीदते हो तो यू कैन बी अ ट्रेडर इनटू इट एंड यू कैन बी एन इन्वेस्टर इनटू इट। आप इन्वेस्टर अपने आप को बोलते हो तो इनकम कौन सी आती है? कैपिटल गेन की। जब आप ट्रेडर अपने आप को बोलते हो तो इनकम कौन सी होती है? पीजीबीपी की। इन्वेंट्री बीइंग सिक्योरिटीज नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने शेयर खरीदा है विच इज नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या फिर लिस्टेड बट नॉट कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड बट नॉट कोटेड का मतलब लिस्ट हो गया है लेकिन अभी उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है स्टॉक मार्केट में, खरीद बिक्री नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है लिस्टेड बट नॉट कोटेड।
with stock exchange with regularity from time to time shall be valued at actual cost initially recognized in accordance with ICDS. Share which is not listed on recognized stock exchange and shares which are listed but not being traded, उस केस में वैल्यूएशन कॉस्ट पे होगी उन शेयर्स की. ये शेयर्स क्या इन्वेंट्री हो सकते हैं? आंसर इज यस. अगर आप अपने आप को ट्रेडर कहते हो तो शेयर्स आपके लिए इन्वेंट्री है, ठीक है. लेकिन अगर नॉट लिस्टेड शेयर्स है या फिर लिस्टेड बट नॉट कोटेड है तो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं चलता, वहां पे कॉस्ट चलता है. ये याद रखना पड़ेगा. मैं हाईलाइट कर देता हूं इस बात को. नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वाली सिक्योरिटी, लिस्टेड बट नॉट कोटेड वाली एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यूएशन होगी. कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर नहीं चलेगा यहाँ पे. The inventory being securities other than above shall be valued at lower of actual cost or NRV in accordance with ICD. इसके अलावा अगर कोई शेयर है, मतलब शेयर्स which are listed on a recognized stock exchange and being traded also, listed है traded है तो फिर क्या होगा? Listed and traded security. तो इसमें वही चलेगा cost और NRV whichever is lower, listed and traded securities में. ठीक है, आगे देखिए. The inventory being securities held by a scheduled bank or public financial institution shall be valued in accordance with ICDS after taking into account the extent guidelines issued by RBI in this regard. ये क्या कह रहा है कि अगर सिक्योरिटीज बैंक वगैरह होल्ड कर रखी हैं, ठीक है, तो आपको आरबीआई की गाइडलाइंस भी देखनी पड़ेगी इवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में. तो आप छोड़ ही दीजिए, बैंक वगैरह के केस में आपसे नहीं पूछने वाला है. बैंक वगैरह के केस में हम फॉलो तो यही करते हैं आईसीडीएस वगैरह को, अगर बैंक के पास शेयर्स खरीदे हुए हैं तो, मतलब बैंक होल्डिंग शेयर्स एज इन्वेंट्री. बैंक होल्डिंग शेयर्स एज इन्वेंट्री मतलब एचडीएफसी बैंक के पास रिलायंस कंपनी के शेयर है एज एन इन्वेंट्री, तो वो वैल्यू कैसे करेगा? वैसे तो आईसीडीएस के हिसाब से ही करेगा जो आपने सीखा, कॉस्ट एंड आरबी विच एवर इज लोअर. बट अगर आरबीआई की कुछ अपनी गाइडलाइंस है तो सिंस वो बैंक है तो आरबीआई से गवर्नड है तो आरबीआई की गाइडलाइंस को भी फॉलो करेगा. फिर लास्ट में आईसीडीएस की लाइन लिख दी थी कि इवैल्यूएशन कैसे होती है, कैटेगरी वाइज की जाती है. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है तो मैंने सोचा इसको तो आपके साथ जरूर डिस्कस कर लूं. इन द फॉलोइंग केस 68,300 स्टॉक वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वाइज कंपैरिजन लिखेंगे यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वाइज कंपैरिजन of on the basis of category wise comparison of cost of market price whichever is less. ये करेक्शन आप भी प्लीज कर लीजिए. ठीक है, और ये स्टॉक आइटम्स नहीं है, ये स्टॉक कैटेगरी है. मतलब ए बी सी डी ये जो है ना ये कैटेगरी है. ठीक है, जैसे कैटेगरी ए इसके अंदर भी कई सारे आइटम होंगे, एक्स वाई जेड ये सब स्टॉक आइटम होंगे. एक्स वाई जेड ये स्टॉक आइटम होगा जिसके बारे में हमने आपको बताया ही नहीं, हमने सीधे कैटेगरी का ही बता दिया. कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो हमने कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों का अलग अलग ये ले लिया. यहाँ पे इन दोनों में से 800 कम है, इस तरीके से ये लिया. तो 68,300 कैटेगरी वाइज कॉस्ट एंड आरबी विच एवर लोअर आ रहा है तो यही इसकी वैल्यू होगी. ठीक है, या नीचे भी जो लिखा हुआ है इसको भी पूरा काट दीजिए, ये सब गलत है, ये सब बिना मतलब की बात लिखी हुई है, ये सबसे मतलब नहीं है. 68,300 ये मैंने बताया कि दिस इज द आंसर, दिस इज द स्टॉक वैल्यूएशन. ठीक है, तो चलिए हैप्पीली आपने कंप्लीट कर लिया इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन. राइट, अब बस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एमसीक्यूज की देरी है एंड देन यू विल बी ओवर विथ पीजीबीपी. विल स्टॉप.